myself Afsana Khatun, Assistant Professor, Akbari Begum College of Education. Today I will discuss you suggested format of B.Ed internship report. Internship B.Ed फोर्थ सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क या B.Ed करिकुलम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे टीचर एजुकेटर कहलाते हैं या ट्रेनीज होते हैं B.Ed के, उनके लिए। इंटर्नशिप पहले हम थोड़ा सा या समराइज वे में इंटर्नशिप के बारे में समझ लें कि इंटर्नशिप होता क्या है। इंटर्नशिप जो हम 3 सेमेस्टर तक टीचिंग के रिगार्डिंग चीज़ों को सीखते हैं कि एज अ टीचर हमें क्या करना है, आगे कैसे स्कूल में जाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियरल टर्म में इम्प्लीमेंटेशन हम इंटर्नशिप के अंतर्गत करते हैं। यानी कि पर्टिकुलर किसी स्कूल में जाते हैं और वहां जाकर के 16 वीक्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम पर वर्क करते हैं। देन वहां से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हम यहाँ अपने कॉलेज में B.Ed कॉलेज में आकर के लगाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बेस पर हमारा वाइवा होता है। ये होता है पूरा प्रोसीजर इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप का जो B.Ed करिकुलम में इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है वो 16 वीक्स का है। यानी कि 16 वीक्स 16 सप्ताह 4 महीने अप्रॉक्स 112 दिन आते हैं, सब चीज कटपिट करके 112 दिन आते हैं। उनमें हमें क्या करना है, टीचर एज अ टीचर हम कैसे स्टूडेंट के सामने फेस करेंगे, कैसे स्टूडेंट के सामने इंटरैक्ट करेंगे, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब चीजें करने के लिए हमें एक एज अ कैरेक्टर रोल प्ले करने को मिलता है कि हम वहां पर कैसा एज अ टीचर रोल प्ले कैसे करेंगे फ्यूचर में जब हम टीचर बनेंगे। ये होता है इंटर्नशिप का पार्ट। अब चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि हमारी 16 वीक्स की इंटर्नशिप का जो टर्म होता है या फेज होता है वो 16 वीक का होता है, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन के चलते हमारा सेशन कंप्रेस हो गया था। लॉकडाउन के चलते क्लासेस नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये सेशन थोड़ा छोटा कर दिया गया था। और इस वक्त जो हमारे इंटर्नशिप का टाइम पीरियड है वो 16 वीक न होकर के 1 मार्च 2021 टू 31 मई 2021 तक कर दिया गया। ये सिर्फ इसी सेशन के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट सेक्शन से फिर वही जो हमारा चलता आ रहा है 16 वीक की इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो वैसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। ये हमारा हो गया समराइज वे में इंटर्नशिप होता क्या है ये जानने के लिए। प्रेजेंट टाइम में इंटर्नशिप चूंकि अप्रैल से फिर लॉकडाउन हो गया है, बच्चे टीचर से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आ गए हैं या आ रहे हैं जिनको सॉर्ट आउट वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है जो आपके सारे सवाल, सारे जो उलझने हैं उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। आई होप सो। नाउ स्टार्ट। इंटर्नशिप का फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है या बताया गया है कराने के लिए, वो ये 1 पेज का फॉर्मेट है। इससे पहले इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी फाइल्स बनती थी, हर टॉपिक या हर कंटेंट पर अलग अलग फाइल्स, लेकिन अब चूंकि मॉडर्नाइज वे में चीजें हो गई हैं, हमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक रिपोर्ट राइटिंग में पूरा 16 सप्ताह का वर्क आपको मेंशन करना है या दिखाना है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 हेडिंग से, जो कि हमारी एक्नॉलेजमेंट कहलाती है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि आभार। पता सबको होगा कि जब हम किसी थीसिस, बुक, डिसर्टेशन या कोई रिपोर्ट होती है, उससे पहले सबसे पहला टास्क हमारा होता है वो होता है एक्नॉलेजमेंट। हम जो इन जनरल बुक्स भी पढ़ते हैं या हमारे सिलेबस से रिगार्डिंग जो बुक्स है, करिकुलम से रिगार्डिंग जो बुक्स हैं, उन बुक्स में भी स्टार्टिंग में देखिएगा एक्नॉलेजमेंट दिया होता है या आभार। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने ईश्वर, अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने मित्र और जो हमारे मार्गदर्शक जो होते हैं, जो इंटर्नशिप पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, जिसे हम सुपरवाइजर या गाइड कहलाते हैं, स्पेशली थैंक्स उनको हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो हमारी सेकेंड हेडिंग है इसकी, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। इसका प्रोफार्मा या फॉर्मेट हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसमें कुछ नहीं है, 5-6 लाइन का एक प्रोफार्मा होता है जो जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो उस स्कूल से जो आपका टाइम पीरियड होता है 16 वीक का, उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि आपने वहां पर एज अ प्रूफ कि वहां पर आपने इंटर्नशिप किया है। नेक्स्ट हमारी थर्ड हेडिंग है डिटेल्स ऑफ द स्कूल। डिटेल्स ऑफ द स्कूल, इसमें हम क्या करेंगे, जिस स्कूल में हमने इंटर्नशिप की है उस स्कूल की पूरी डिटेल यानी कि विस्तार पूर्वक विवरण हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है। इसमें जो सबसे पहले हेडिंग हमारी आ जाएगी नेम ऑफ द स्कूल, उस स्कूल का नाम जहाँ आपने इंटर्नशिप किया है, एड्रेस ऑफ द स्कूल, उस
स्कूल का पता, जहां पर वो स्कूल है इस वक्त, उस स्कूल का पता हमें बताना है। इसके बाद प्रिंसिपल नेम ऑफ द स्कूल, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, फाउंडर नेम ऑफ द स्कूल, उस स्कूल के फाउंडर का नाम, स्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द स्कूल, वो स्कूल कब स्टैब्लिश हुआ था, या बोर्ड ऑफ द स्कूल, उस स्कूल का क्या बोर्ड है, यानी कि यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से वो एफिलिएटेड है उस बोर्ड का नाम मेंशन करना है। और लास्ट में एक जो हमारा अहम हिस्सा है इस स्कूल का, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करते हो उस स्कूल का मोटो ऑफ द स्कूल या अबाउट अस, ये आपको हर स्कूल की प्रोस्पेक्टस में मिलता है, लिखा होता है। आजकल चूंकि मॉडर्नाइज वे में पहले एडमिशन फॉर्म लिए जाते हैं, उसके साथ प्रोस्पेक्टस मिलती है, उस प्रोस्पेक्टस में मोटो ऑफ द स्कूल या अबाउट अस में लिखा होगा कि उस स्कूल का मोटो क्या है। जब हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं या स्कूल को एफिलिएटेड करवाते हैं या बनाते हैं, उससे पहले हमें उस स्कूल का मोटो डिसाइड करना होता है कि मोटो क्या होता है। जैसे पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, या सर्व शिक्षा अभियान टाइप, इस टाइप के कुछ मोटो होते हैं। हर स्कूल के कोई ना कोई मोटो होते हैं, आपको यहाँ पर उस स्कूल का मोटो लिखना है। ये हो गई बात हमारी डिटेल्स ऑफ द स्कूल की, यानी कि 3 हेडिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 4th हेडिंग हमारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विद्यालय का बुनियादी ढांचा। यहाँ पर जब हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पर ऑल ओवर जो हमारा स्कूल बिल्डिंग है, या टीचर स्टाफ हो गया, क्लासरूम हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, जो भी है सब चीज हमारी यहाँ पर उस स्कूल के अंदर जो भी आपने देखा, सीखा, समझा या कुछ आपको सुझाव देना है, उसके बारे में जानने के लिए हमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस लिखेंगे। इंपॉर्टेंस में क्या होता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, चूंकि मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, मॉडर्नाइज वे में हर चीज चल रही है। पहले क्या होता था वैदिक काल में, बाहर बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी या पढ़ने का कार्य संपन्न किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब हमें पर्टिकुलर एक स्कूल बिल्डिंग चाहिए होती है, उसमें क्लासरूम चाहिए होता है, जहां पर हम ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वर्क करती है। यहाँ पर हम उसका इंपॉर्टेंस लिखेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको लिखना है। हमने बता दिया कि स्कूल बिल्डिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि हमारी शिक्षक या शिक्षण सहायक जो प्रक्रिया है, इसके लिए स्कूल बिल्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। इंपॉर्टेंस आपको खुद लिखना है, मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट हमारी हो गई डिटेल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल। यहाँ पर आपको जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप किया है उस स्कूल का डिटेल यानी कि विस्तार पूर्वक विवरण देना है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिटेल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल की सब हेडिंग्स, यानी कि पहली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हम आपको पहले भी बता चुके हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन, ये एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पढ़ने पढ़ाने का कार्य संपन्न किया जाता है। ये एक औपचारिक संस्था होती है जहां पर हम रेगुलराइज वे में जाते हैं, टाइम पीरियड में 4 से 5 घंटे का, और पढ़ के आते हैं या वहां से नया ज्ञान लेकर आते हैं। तो स्कूल बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, या स्कूल बिल्डिंग के अंतर्गत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे रोज स्कूल आने के लिए मोटिवेट होता है, यानी कि नया ज्ञान या उसकी जो जिज्ञासा है वो रोज नया सीखने के लिए उत्पन्न होती रहे। स्कूल बिल्डिंग का एटमॉस्फेयर या स्कूल बिल्डिंग इस वे में होनी चाहिए। पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग 2 टाइप्स की होती है, यानी कि खुली योजनाएं और बंद योजनाएं। खुली योजनाओं के अंतर्गत जो हमारी स्कूल बिल्डिंग्स बनती हैं, वाई टाइप, L type, I type, P type, U type, D type, H type and E type. There are so many types of school building. But प्रेजेंट टाइम में, या जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रचलित जो स्कूल बिल्डिंग का टाइप है वो E टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी कि E टाइप की स्कूल बिल्डिंग मोस्ट अफेक्टिव बिल्डिंग होती है स्टूडेंट के करियर को या उसकी जिज्ञासाओं को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सब चीज सामने दिखाई दे रहा होता है। स्कूल बिल्डिंग के अंतर्गत जो हमारा पहला रूम होता है वो प्रिंसिपल रूम होता है। प्रिंसिपल रूम ई बिल्डिंग टाइप, चूंकि हमने बताया कि ई बिल्डिंग टाइप बहुत प्रचलन में है, मोस्टली इसी टाइप की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, वहां पर प्रिंसिपल रूम आपके सामने होता है। खैर इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बता रहे थे खुली योजनाओं के अंतर्गत ये टाइप्स होते हैं और बंद योजनाएं।
बंद योजनाओं के अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ स्कूल या स्कूल बिल्डिंग होते हैं उसमें होती है आयात, शून्य आयात और ठोस आयात। ये 3 प्रकार के विद्यालय भवन बनाए जाते हैं बंद योजनाओं के अंतर्गत। ये एक ट्रेडिशनल वे था या ट्रेडिशनल बिल्डिंग थी स्कूल बनाने, स्कूल भवन या स्कूल बिल्डिंग या विद्यालय भवन की, कि जहां पर ठोस आयात के अंतर्गत एक आयात रूपी बिल्डिंग बना दी जाती थी और उसी में सब कुछ हौच पौच एरिया में था कि कहाँ क्या है, ऊपर प्रिंसिपल रूम है, नीचे स्टाफ रूम है, इधर क्लास रूम है, उधर कोई भी चीज सिस्टमैटिक वे में नहीं होती थी। लेकिन जो हम खुली योजनाओं के अंतर्गत स्कूल बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं उसमें हर चीज सिस्टमैटिक वे में बनी होती है। जैसे कि हम ई टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो पहला हमारा प्रिंसिपल रूम हो गया। प्रिंसिपल रूम इसमें क्या, जो ई टाइप में होता है प्रिंसिपल रूम सेंटर में होता है, यानी कि जो हमारा एंट्रेंस पॉइंट होता है, जो हमारा बरामदा होता है, गलियारा होता है, उसी के जस्ट सामने प्रिंसिपल रूम होता है। प्रिंसिपल रूम के अंतर्गत क्या होता है, प्रिंसिपल सेंटर में प्रिंसिपल रूम इसलिए होता है कि प्रिंसिपल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर होता है किसी भी स्कूल का, वो स्कूल या विद्यालय में चल रही समस्त प्रकार की गतिविधियों या कार्यविधियों पर नजर रखे, इसलिए प्रिंसिपल रूम सेंटर में होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया स्टाफ रूम। स्टाफ रूम प्रिंसिपल रूम के लेफ्ट या राइट साइड में होता है। इससे क्या होता है, प्रिंसिपल और स्टाफ के बीच पूरा कनेक्शन बना रहता है, डिसिप्लिन वे में स्टाफ वर्क करता है। जो भी हमें बात करनी होती प्रिंसिपल को टीचर से, वो तुरंत वो हो जाती है। टीचर पर प्रिंसिपल की पूरी नजर होती है कि वो प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं या नहीं, ऐसा तो नहीं सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं क्लास में जाने के लिए। तो स्टाफ रूम प्रिंसिपल रूम के लेफ्ट या राइट में होता है ई टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में। नेक्स्ट हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रूम। चूंकि प्रिंसिपल हमारा मैनेजर से कनेक्टेड होता है, हमने बताया कि प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। प्रिंसिपल से कनेक्टेड स्टाफ रूम और एडमिनिस्ट्रेटिव रूम होता है। चूंकि प्रिंसिपल स्टाफ से कनेक्टेड होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। तो लेफ्ट या राइट साइड में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रूम होता है। यहाँ पर आपको जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करें उस स्कूल की स्कूल बिल्डिंग के बारे में पता करना है कि वो स्कूल बिल्डिंग किस टाइप की है और उसकी विशेषताओं या कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है कि वहाँ की स्कूल बिल्डिंग का टाइप क्या था और वो कैसे स्टूडेंट को आगे स्कूल आने के लिए या आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए। प्रिंसिपल रूम, वहाँ के प्रिंसिपल रूम के बारे में आपको डिस्कशन करना है। स्टाफ रूम वहाँ कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रूम वहाँ कैसा था। यहाँ पर आपको एक एक पैरा का थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना है कि आइडियल क्या है और वहाँ क्या है। जैसे कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रूम ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहाँ पर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है, क्लरिकल स्टाफ बैठता है, टेलीकॉलर बैठती हैं, या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो बैठता है। तो इनको बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, यानी कि किसी का भी कार्य किसी को डिस्टर्बेंस ना प्रोवाइड करे या डिस्टर्बेंस ना जनरेट करे। इसके लिए हमें प्रॉपर स्पेस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूम के बारे में। स्टाफ रूम के बारे में भी वही है कि स्टाफ रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि हर टीचर को प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए काम करने के लिए। अगर स्टूडेंट आए और स्टाफ रूम में किसी भी टीचर से कोई भी डिस्कशन करना चाहे तो वो आराम से निडर होकर डिस्कस कर सके, इतना स्पेस हर टीचर को मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हो गया मैनेजर रूम। मैनेजर रूम चूंकि हमारा फाउंडर रूम कहलाता है, या जो कॉलेज का स्कूल का फाउंडर होता है उसके लिए एक रूम बनाया जाता है जिसमें वो आकर बैठे और हर जो भी गतिविधियां स्कूल में चल रही हैं वो प्रिंसिपल से पूछ सके। प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल और मैनेजर के बीच मीडिएटर का वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा हो गया क्लासरूम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां पर आप टीचर जाके बनोगे या जहां पर आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे वो कहलाएगा क्लासरूम। यहाँ पर आपको इस इंटर्नशिप जहाँ पर आपने की वहाँ के स्कूल की क्लासरूम के बारे में डिस्कशन करना है। क्लासरूम जो होता है इसकी पहले हम क्वालिटीज बताएंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम क्या होना चाहिए। क्लासरूम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो, लाइट हो, एयर हो, डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, चौक, हर चीज प्रॉपर वे में वहां पर मौजूद हो, वो कहलाती है क्लासरूम हमारे और आपके अकॉर्डिंग। ठीक, अब चूंकि हमने बताया कि क्लासरूम यहाँ डिस्कस करना है आपको नंबर ऑफ क्लासरूम पहले बताना है कि उस स्कूल में कितने क्लासरूम्स थे और हर जो क्लासरूम की क्वालिटीज जो होती है वो वहां पर थी, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया कि वेंटिलेशन, एयर, लाइट, डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, हर तरह की, या जो हमारी आवाज है वो गूंजता हुआ रूम ना हो,
वॉइस प्रूफ होना चाहिए रूम, इस टाइप के रूम है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में चूंकि क्लासरूम एज अ स्मार्ट रूम वर्क कर रहा है, ठीक, यानी कि हम क्लासरूम को स्मार्ट रूम के रूप में देख रहे हैं, जहां पर डिजिटलाइज वे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो। यहाँ पर क्या होता है कि लैपटॉप होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए या ओवरहेड प्रोजेक्टर होना चाहिए, उसकी स्लाइड्स होनी चाहिए। ये जहां पर है वो कहलाएगा स्मार्ट रूम। चूंकि पहले भी हम जान चुके हैं, पेंडेमिक दौर लास्ट ईयर था, इस बार भी वही दिक्कतें हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस करते हैं कि यानी कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें जिससे उन्हें स्कूल ना आना पड़े। तो यहाँ पर स्मार्ट रूम के थ्रू, जो स्मार्ट रूम का एक पार्ट है ऑनलाइन क्लास, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। आपको देखना है कि उस स्कूल में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं क्लासरूम में, या क्लासरूम में वहाँ कोई स्मार्ट रूम है या नहीं है। जो चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं है, उसे लास्ट में सजेशन की एक हेडिंग या एक ब्लॉक बनाइएगा, उसमें वहां पर वो सजेशन के रूप में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हो गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किसी भी स्कूल का हार्ट, यानी कि पुस्तकालय स्कूल का हृदय कहलाती है, जहां पर बच्चा शांत रूपी यानी शांति से अपनी समस्त समस्याओं या अनुभवों को दूसरी रखी हुई रेफरेंस बुक या बुक्स या पुस्तकों के मध्य आपस में हस्तांतरित करता है कि पहले क्या हुआ था, या हमारी जो समस्याएं हैं उनका जो जवाब है या उसका हल हमें बुकों के द्वारा प्रस्तुत होता है। हर स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइब्रेरी। आपको देखना उस स्कूल में लाइब्रेरी कैसी थी, वहां पर लाइब्रेरी में प्रॉपर बुक्स थी, या जर्नल, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट जो बुक होती हैं जैसे कॉमिक्स हो गई या मैगजीन्स हो गई, वहां पर वो प्रोवाइड होती है स्टूडेंट्स को कि अगर क्लासरूम में पढ़ पढ़ के वो थक जाए तो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए वो लाइब्रेरी में जा सकता है। स्वाध्याय पर बल दिया जाता है लाइब्रेरी में, यानी कि सेल्फ स्टडी। कैसे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करे, जो वो घर पर भी उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर सके, लाइब्रेरी में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ हम कहें अनुशासन यानी डिसिप्लिन वे में कैसे स्टडी करनी चाहिए, ये अगर कोई सिखाता है स्टूडेंट्स को तो वो लाइब्रेरी ही सिखाती है स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं लेबोरेटरी के बारे में। लेबोरेटरी में आपका आ गया साइंस लैब, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब हो गया, बायो लैब जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी लैब हो गया, होम साइंस लैब, आईसीटी लैब। आईसीटी लैब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब कहलाती है, इसमें कंप्यूटर लैब आता है। यहाँ पर जब हम लैब की बात करेंगे तो आपको इन सारी लैब को डिफाइन करना है कि उस स्कूल में कौन सी लैब थी। देन हो गया हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी रूम में जो हमारा हो गया, वहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होती हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स लाइक इंडोर गेम, आउटडोर गेम, इनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो वहां पर मौजूद होते हैं पर्टिकुलर एक रूम में। आपको ये देखना, चूंकि हम सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम एक्टिविटी रूम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर बच्चे खेल के द्वारा अपना विकास करते हैं, अपना शारीरिक विकास करते हैं। इसमें इंडोर गेम्स में आपके चेस हो गया, कैरम हो गया, आउटडोर गेम में हो गया आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब चीजें उस स्कूल में होनी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि पर्टिकुलर हर वीक में एक गेम पीरियड होना चाहिए, उसके अंतर्गत हम यहाँ पर एक्टिविटी रूम के बारे में लिखेंगे। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस स्कूल में एक्टिविटी रूम में क्या क्या चीजें थी। देन नेक्स्ट हमारा हो गया प्लेग्राउंड। हर स्कूल में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए जो कि एक्टिविटी रूम से ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम आउटडोर गेम्स जो खेलेंगे वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं। बच्चों को खुली हवा या खुला प्रकाश मिलने के लिए प्लेग्राउंड होना बहुत जरूरी है। बच्चों को एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, जो गेम पीरियड हमने बताया होगा वो प्लेग्राउंड में होना चाहिए। तो प्लेग्राउंड जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करो उस स्कूल में प्लेग्राउंड है क्या नहीं है, अगर नहीं है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो आपको सजेशन में देना। प्लेग्राउंड के बाद बारी आती है विजिटर रूम की। विजिटर रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर पेरेंट्स या कोई अगर कॉलेज में किसी से मिलने या स्कूल में किसी से मिलने आते हो, उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होती है कि वहाँ पर फैन लाइट प्रॉपर होता है। तो यहाँ पर यह है कि विजिटर रूम होना चाहिए कि अगर कोई बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने आ रहे हैं या उन्हें वेट करना हो रहा पढ़ाई, तो हम विजिटर रूम में उन्हें बैठाते हैं, वहाँ पर वो बैठ सकते हैं आराम से। और उसके बाद जब उन्हें टाइम मिले या उनको जो टाइम दिया जाता है प्रिंसिपल से मिलने का, वो उस टाइम में प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। तो हर स्कूल में विजिटर रूम होना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि रिलैक्सेशन टीचर्स का
कि टीचर आ करके बाहर से रिलैक्स हो, देन आपको प्रिंसिपल से मीटिंग करनी। देन हमारा हो गया ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। ये चूंकि पानी बच्चा पिएगा ही, हर स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होती है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कैसी की। ऐसा तो नहीं बहुत गंदगी में पानी हो या पानी के जो टैंक बना हुआ वो बहुत गंदा हो। हाइजीन की बात अगर हम करें तो वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, आरओ लगा होना चाहिए, जो बच्चा साफ पानी पिए, इसमें आपको ये बताना है। नेक्स्ट हमारा हो गया टॉयलेट। टॉयलेट के बारे में मेल टॉयलेट फीमेल टॉयलेट अलग अलग है या एक ही में बच्चे यूज कर रहे हैं, और अगर यूज करें तो साफ सफाई कितनी है ये आपको देखनी है, बताना है। चूंकि हाइजीन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट में आपको हाइजीन के बारे में बताना है। अपनी रिपोर्ट में आपको ये लिखना है कि जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे थे उस स्कूल का टॉयलेट कैसा था, या उसमें बच्चों के साथ कैसा क्लीननेस की बात हो रही है या नहीं है, या वहां पर आपको देखने को मिला या नहीं है, आपको आप मेंशन करना है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये आपका इस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग सब हेडिंग्स चल रही थी, उनका लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कि जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे थे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या है, बच्चों को या टीचर्स को पिक एंड ड्रॉप करने की। बस है, वैन है, रिक्शा है, कि अगर बच्चा बहुत दूर से, टीचर बहुत दूर से आ रहा है तो उसे पिक एंड ड्रॉप करने की फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डिटेल्ड वे में पैराग्राफ में आपको ये चीज लिखनी है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारे जो 5th नंबर की हेडिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि नियम या विधियां। किसी भी स्कूल को स्थापित या संस्था को स्थापित करने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि स्कूल में क्या नियम होंगे और क्या विधियां होंगे, जिनका पालन शिक्षकों को, कर्मचारीगण को और हमारे जो स्टाफ है, प्यून स्टाफ या क्लैरिकल स्टाफ है, उनको भी उसका मान्य करना होगा, यानी मान्य होगा, वो नियम या विनियम में भी मान्य होगा। इसके पहले आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस लिखना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या नीड और क्या इम्पोर्टेंस। नीड क्या है, हर चीज डिसिप्लिन वे में चलेगी, बच्चा रेगुलर टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा, हर वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहेगा। यानी कि सपोज अगर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम बता देंगे कि हर चीज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि हमारी रूल्स में है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर काम करना है, कि इस टाइम ये काम होगा, ये क्लास इस टाइम होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन में हो गया, बच्चा यूनिफॉर्म में आएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा, ड्रेस शूज उसके जो स्कूल में है वही पहन के आएगा, सिविल ड्रेस में कॉलेज नहीं आएगा, या टीचर की कुछ ड्रेसेस हो गई कि साड़ी में या सूट में ही आएंगे, कैजुअल ड्रेस में नहीं आएंगे, इस टाइप के। या आने का टाइम या जाने का अराइवल एंड डिपार्चर जो टाइम है उसमें स्टूडेंट्स को भी उसी टाइम में स्कूल आना है और टीचर्स को उसी टाइम में आना, या जाना का टाइम उसी टाइम में वो घर जाएगा बच्चा, या उससे बाद में टीचर जाएगा। ये प्रॉपर रूल्स होते हैं हर स्कूल से अलग अलग, कि अगर बच्चे को इंस्टेंट लीव चाहिए, यानी कि अवकाश चाहिए या हॉलीडे हाफ डे चाहिए होता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी, एप्लीकेशन जाकर के प्रिंसिपल से फॉरवर्ड होगी, देन वो बच्चा जाएगा। या छोटे बच्चे हैं तो उनके जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे उन्हें स्कूल से नहीं छोड़ा जाएगा, या उन्हें किसी भी टाइप की हाफ डे लीव नहीं दी जाएगी। ज्यादा दिन बच्चा अगर नहीं आया है तो उसे मेडिकल लगाना होगा, या उसके रीजन जानने होंगे क्यों बच्चा नहीं। ये इस टाइप के थोड़े बहुत रूल्स होते हैं हर स्कूल से कॉलेज में, आपको ये लिखना है। नीड एंड इम्पोर्टेंस में हमें बता दें कि क्या नीड होनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट इसका सब हेडिंग है जनरल रूल्स ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल। यहाँ पर आपको रूल्स फॉर द स्टूडेंट, रूल्स फॉर द टीचर एंड रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आपको इन तीनों के बारे में जो अलग अलग रूल्स हैं उस स्कूल के जो है आपको पता करने और उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट हमारी हेडिंग 6 नंबर की हेडिंग आ गई स्कूल फीस स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन। जो हमारी 6 नंबर की हेडिंग है इसमें आपको एक चार्ट बनाना है या एक टेबल बनानी है। टेबल आपकी इस टाइप में होगी, आपको वहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस क्लास तक आपको जाना है आप जा सकते हो। 2 ब्लैक होंगे, एक होगा क्लास का, ये आपका इस वे में जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा फीस होगा, यहाँ पर फी आपकी एनुअल फीस, चूंकि हम अगर कोई फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है तो हम एनुअल फीस ही बताते हैं। यहाँ पर फीस होगी इस ब्लॉक में, क्लास के जो ब्लॉक से अमाउंट कितनी अमाउंट है इसकी फीस, या मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है या ऑफलाइन पेमेंट हो रहा है, या इंस्टॉलमेंट है या ड्यूज, जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, मंथली क्या इंस्टॉलमेंट होगी या 6 मंथ पर क्वार्टरली क्या इंस्टॉलमेंट होगी, या आपको यहाँ पर उस स्कूल के फीस स्ट्रक्चर या मोड ऑफ पेमेंट के बारे में या प्रोसीजर के बारे में पूछकर यहाँ पर इस टेबल में फिल करना है।
पैराग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। अब हमारी जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप, यानी कि जिस टाइम पीरियड में आपने इंटर्नशिप की है, सपोज आपकी जो इस सेशन की टाइम पीरियड है 1 मार्च 2021 टू 31 मई 2021, इस ड्यूरेशन में इन 3 महीने में जो भी हॉलीडेज ओकेजन हुए हैं या जो भी लिस्ट आपको पूरी प्रोवाइड कर इन 3 महीने में कौन कौन से हॉलीडेज हुए, याद रखिएगा इसमें संडे मेंशन नहीं करना है। जो भी हॉलीडेज हुए पहले तो हमारी ये चार्ट बनेगा, इसमें पहला हमारा होगा सीरियल नंबर 1 2 3 4, इसमें आपको मेंशन करना है किस डेट में आपका हॉलीडे पड़ा था, यहाँ पर डेट लिखना, यहाँ ओकेजन लिखना, किस उपलक्ष्य में वो छुट्टी आपको दी गई थी या स्टूडेंट्स को दी गई थी, यहाँ पर उसका नाम लिखना, लाइक होली हो गया या ईद नहीं थी, हाँ ईद नहीं थी, होली, मकर संक्रांति, जो भी छुट्टियां पड़ी हैं उनका ओकेजन यहाँ पर लिखना है। देन हमारा कब से कब तक वो छुट्टी थी, अगर एक दिन है तो उसी डेट पड़ी या वही एक दिन 1 डे लिख दोगे, या अगर 2 डेज 3 डेज, जब कब से कब तक फ्रॉम व्हेन टू व्हेन आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि वो छुट्टी कब से कब तक थी। तो ये एक चार्ट में आपका 3 महीने की लिस्ट ऑफ हॉलीडेज यानी हॉलीडेज का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये हमारी 7 हेडिंग्स आज हो गई हैं, यानी कि हमारी इस पूरे फॉर्मेट में 21 हेडिंग्स है जो हमें आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट में लिखना है। आज हमने आपको 7 हेडिंग्स के बारे में पूरा बता दिया है। आई होप सो आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। इन केस कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे इसका सवाल डिस्कशन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आगे की जो यानी 8 नंबर की हमारी हेडिंग है उसके डिस्कशन के लिए हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे वीडियो का। आगे की वीडियो देखिएगा, आपको आगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी।